हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सबकी पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग वेक्टर में, यानी कि आज जो हम लोग का वेक्टर में टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। पूरा का पूरा जो है एक ही लेक्चर में इसको ख़त्म करने वाले हैं, है ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा एक ही लेक्चर में जो है इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स बना लेना है, इसका बार बार उसको रिवाइज करना है ताकि एग्ज़ाम में जो है अच्छे से लिख पाओ। तो शुरू करते हैं हम लोग, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम भी है वेक्टर प्रोडक्ट, या उसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ज़्यादातर जो है क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज किया जाता है ना। नाम जब याद रखोगे, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं, या इसी का एक और नाम है, इस बोल देते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसी को हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका हम लोग को क्या करना है, दो वेक्टर का जो है हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ज़्यादातर जो है इस नाम से फेमस है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है इस नाम से ज़्यादा फेमस है। अब कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि वेक्टर प्रोडक्ट बताइए, तो समझना है कि दोनों का सेम ही मतलब है। ज़्यादातर पढ़ने में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। अब जैसे मान लो इसमें कि दो वेक्टर तुमको दिया, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए और एक है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। ध्यान देना कि एक वेक्टर है ए, यानी कि एक जो है ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अब इन दोनों का क्रॉस निकालना है, यानी कि अब जब इन दोनों का क्रॉस निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि ए का और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इस तरीके से लिखोगे ए वेक्टर बी वेक्टर। ध्यान रखो इसको क्रॉस पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको गुना नहीं पढ़ के, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में आ जाता है साइन थीटा। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जो ए क्रॉस बी होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो ए क्रॉस बी ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर लेफ्ट साइड पे है ना, तो राइट साइड पे भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अभी तक देखोगे ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर होता है, साइन थीटा भी स्केलर ही होता है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एन कैप का। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एन कैप का। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किसके अलोंग होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग होता है, और ए वेक्टर के और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसका ध्यान रखना है कि वेयर जो एन कैप है इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किसके अलोंग होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग होता है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है। किस पे परपेंडिकुलर होता है, तो बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो जाएगा। एक तो तरीका क्या है कि ए वेक्टर दे दिया, बी दे दिया, बोला कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो ये तरीका होगा। एक तुमसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि
एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो ए क्रॉस बी के अलोंग है। तो सीधा समझना है कि इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, एन कैप। या इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका हो जाएगा कि बोलेगा कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब भी क्या है कि एन कैप ही निकालना है। चाहे वो ये पूछ ले कि यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के अलोंग, या पूछ ले ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर, दोनों ही केस में हम लोग क्या करेंगे, एन कैप ही निकाल के दिखाएंगे। या तीसरा ये तरीका हो सकता है कि डायरेक्ट बोल दे कि ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर बताइए। तो ए क्रॉस बी के यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि इसका मतलब हम लोग को क्या बताना है, एन कैप बताना है। ठीक है, आगे नहीं होगा तो इस पर एक दो क्वेश्चन ले लेंगे हम। फिलहाल तुम लोग को इतना याद रखना है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो ए क्रॉस बी इतना लिखते हैं जिसमें एन कैप जो है एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसके अलोंग होता है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। थोड़ा सा डायरेक्शन देखोगे, किसका डायरेक्शन देखना हम लोग को, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तब पता चलेगा कि ये जो है ए और बी पे परपेंडिकुलर क्यों होता है। इसको समझोगे। जैसे मान के चलो कि दो वेक्टर है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो जब भी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के पास जो है ये इस तरीके से रखोगे, और ए क्रॉस बी निकालना है तो इसको बी की तरफ मोड़ोगे। अब जब ये इसको बी की तरफ मोड़ेंगे ना तो जो थंब है ये थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब पता है कि देखो ए क्रॉस बी आ रहा है एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, है ना, एकदम परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब एन कैप भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। और जब ये एन कैप तुम ऊपर की तरफ ले लोगे तो इसका मतलब ये है एन कैप। अब बताओ ये एन कैप जो है ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, ये एन कैप किस पे परपेंडिकुलर होने वाला है, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसलिए ध्यान रखोगे डायरेक्शन जब भी पूछे। अब जैसे पूछेगा कि बताओ ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बोलेंगे कि ए क्रॉस बी भी जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ध्यान रखना है। चलो जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब जो है ना थोड़ा सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। एक टर्म बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ए वेक्टर का अगर हम ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको बोल देते हैं हम लोग सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर निकालना तो देखो क्या लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में आ जाता है साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या लेना है, तो ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि चूंकि दोनों वेक्टर सेम है तो पता है कि एंगल जो है 0 डिग्री होता है। अब बताओ साइन 0 कितना होगा, 0 के बराबर। अगर साइन 0 0 है तो ये पूरे टर्म को 0 नहीं बना देगा। तो ध्यान रखना है कि ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे यानी कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। और ये ध्यान रखना है कि 0 जो है स्केलर में नहीं लेना है, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम लोग 0 वेक्टर लिख देते हैं। जैसे हमको बोलेगा कि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी 0 वेक्टर के बराबर होगा क्योंकि ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है। सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, तो बोलेंगे ये भी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये भी किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दोनों के बीच हम लोग एंगल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल निकालने का क्या तरीका होगा। अब मान के चलो कि दो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच एंगल देखना है। तो एंगल निकालने का क्या तरीका हो सकता है, एक तो एंगल निकालने का तरीका हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे। एक हम लोग यहाँ देख लेंगे कि चूंकि हम लोग को पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये बराबर हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा एन कैप, इतना लगेगा।
अब देखो चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से इस साइन को हटा देंगे तो इसका मतलब इस साइड पे a क्रॉस b नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि हमको एंगल निकालना है तो हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे कि साइन थीटा बराबर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और बट्टे में आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड और फिर b का मैग्नीट्यूड। और यहाँ से अगर हम लोग को थीटा लिखना है तो बोलेंगे कि साइन इनवर्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, बट्टे में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका होगा एंगल निकालने का। अब ध्यान से बात को सुनना कि अगर क्वेश्चन में ये दे देता है कि a क्रॉस b का, जैसे मान के चलो कि हमको क्वेश्चन में ये दिया कि भाई a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो मान के चलो 4 के बराबर है, ये दिया हुआ है। आगे बोल दिया कि a का मैग्नीट्यूड मान के चलो 1 के बराबर है, b का मैग्नीट्यूड मान के चलो 2 के बराबर है। अब तब अगर हमसे पूछेगा कि बताइए एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू, तब हम लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, ये बस समझ लो, एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहे तब लगाओगे। अगर मान के चलो कि वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया रहता है कि 2i कैप है प्लस में 3j कैप है प्लस में 4k कैप है, इस तरीके से b वेक्टर मान के चलो दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप और माइनस में k कैप। और अब अगर तुमसे पूछता है कि एंगल बताइए, तो ध्यान रखो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं करोगे, हमेशा किसका यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट का। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े थे थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर और बट्टे में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखो ये थोड़ा सा आसान होता है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अगर तुम देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालना ज़्यादा आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है निकालने में एक तो कैलकुलेशन भी बढ़ जाता है और थोड़ा सा भारी भी है। तो हमेशा कोशिश करना है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू इस तरीके से दे रहा है तब तो मान के चलो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैग्नीट्यूड दे दिया तब तो ये फॉर्मूला तुमको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी भी अगर कंपोनेंट फॉर्म में देता है तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर एंगल पूछ दे तो ध्यान रखो थीटा निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूला का यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट वाले फार्मूला का यूज नहीं करना है। क्या इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। जल्दी नोट करो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो एन कैप जो लिए थे, एन कैप के बारे में बता दिए कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो a क्रॉस b के अलोंग है और a वेक्टर और b वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो a क्रॉस b के अलोंग है, तो उसके लिए एन कैप निकालोगे, या फिर अगर a वेक्टर और b वेक्टर पे परपेंडिकुलर पूछता है कोई यूनिट वेक्टर तो उसके लिए भी तुमको एन कैप निकालना पड़ेगा। तो उस एन कैप का क्या फॉर्मूला तुम लगाओगे? जैसे अगर हम लोग बोले कि यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर, यानी कि कोई यूनिट वेक्टर तुमसे a क्रॉस b के अलोंग पूछ ले या a और b पर परपेंडिकुलर पूछ ले, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है। बात समझो ध्यान से, देखो a क्रॉस b का अगर फॉर्मूला तुम देखोगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ध्यान रखो वेक्टर फॉर्म में नहीं, किसमें लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड में। तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और इनटू में आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ एन कैप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर नहीं लिख रहे हैं। इतनी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर सिंपल a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर लिखोगे, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, सिंपल हम क्या लिख रहे हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो इसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और साथ में लिखना पड़ेगा एन कैप। ठीक है,
अब चूंकि हमको ये निकालना है, एन कैप निकालना है, तो बताओ अगर इसमें अगर एन कैप हम लिखें तो क्या एन कैप बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये चूंकि एन कैप जब ये उठा लिए तो बाकी तीनों टर्म छूट जाएगा, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई में रहता है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ से एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बट्टे में आ जाएगा। अब बताओ ये जो पूरा टर्म है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। अब यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखोगे कि कभी भी एन कैप निकालना हो तो सिंपल तुम ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है, और फिर उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो। ए क्रॉस बी निकाले, उसी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल करके डिवाइड कर दिए, तब तुमको एन कैप मिल जाएगा। इतनी बात समझ लो किस तरीके से निकालना है। जब आगे हम लोग कंपोनेंट फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो कंपोनेंट फॉर्म में जो है सारी चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना। कभी कभी जो है प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट की, उसको देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज 2 4 5 देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, पहली प्रॉपर्टी, तो अगर मान के चलो कि ए क्रॉस बी जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को ज़रूरत है ए क्रॉस बी की नहीं, बी क्रॉस ए की। उल्टा अगर करोगे, जैसे अगर ए क्रॉस बी है और इसको अगर हम उलटना चाह रहे हैं, इसको ए क्रॉस बी नहीं लिख करके क्या लिखना चाह रहे हैं, बी क्रॉस ए, तो ध्यान रखोगे जब ये ऑर्डर जो है चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा। ऑर्डर जब ये चेंज करोगे तब क्या लग जाएगा, माइनस लगेगा। जैसे मान के चलो पहले से बी क्रॉस ए रहता और हम उसको ए क्रॉस बी लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस है, तो वो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ध्यान रखना। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मान के चलो इस तरीके से लिखा हुआ है कि माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले से माइनस लगा हुआ है, तो एक तो तुम इसको अगर माइनस हटाना है तो ऑर्डर बदल दो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ए से माइनस हटा दिए, ऑर्डर सेम रखे और बी के साथ माइनस लगा दिए, ये भी काम कर सकते हैं। तो अगर पहले से माइनस लगा तो उसको हटा भी सकते हैं। अगर पहले वाले से माइनस हटा के दूसरे पे लगाना चाह रहे हो तो इसका मतलब तुमको ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, तब ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। इतनी बात समझ रहे हो। तीसरा है कि मान के चलो हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। पहले क्रॉस बी के साथ लिखे, फिर प्लस देकर के क्रॉस ए के साथ सी के साथ लिख दिए। चौथा अगर हम लोग देखें तो ए वेक्टर क्रॉस, अगर माइनस में दिया है कि बी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये काम किया जा सकता है। क्या इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 5 की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखो, अगर हम ये लिख रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये 0 के बराबर है, कितना के बराबर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कितना के बराबर है, मान लो 0 वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो इसका 3 मतलब हो सकता है। तीनों मतलब ध्यान रखोगे, अगर कहीं लिखा है कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये 0 वेक्टर के बराबर है, तो इसका मतलब 3 हो सकता है। क्या क्या होगा, पहला कि इसका मतलब ए वेक्टर 0 हो सकता है या फिर बी वेक्टर 0 हो सकता है, ठीक है।
ए और बी में से कोई एक जीरो हो गया, ए क्रॉस बी जीरो बन जाएगा। दूसरा हो सकता है कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ये हो सकता है कि ए और बी जो है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए। या तीसरा हो सकता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर, या तो जो है दोनों का दोनों क्या हो जाए, कॉलिनियर का मतलब यह है कि एक ही लाइन पे दोनों वेक्टर आ जाए। मान के चलो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। इतनी बात समझ रहे हो। अगर कहीं लिखता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, तब ये बात हो सकती है। या हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी अगर पैरेलल हो गया तब ये कंडीशन हो सकता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी अगर कॉलिनियर रहा तब जो है ये कंडीशन हो सकता है। अब बात ध्यान से सुनोगे। अगर क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ देता है कि दो वेक्टर दिया, अब बोला कि आप प्रूफ करके बताइए हमको कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। बात समझ रहे हो। अगर मान के चलो दो वेक्टर दिया, ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया, अब बोला कि प्रूफ कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब इसके लिए तुम क्या करोगे, फट से ए क्रॉस बी निकालो। अगर ए क्रॉस बी जीरो के बराबर आ रहा है तो बोल देंगे कि ये पैरेलल है। अगर जीरो के बराबर नहीं आए तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। सेम कंडीशन किसके साथ लगाओगे, कॉलिनियर के साथ। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे करके तुमसे पूछ रहा है कि बताइए ये कॉलिनियर है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो के बराबर आ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब ए और बी कॉलिनियर है। अगर जीरो के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ए और बी कॉलिनियर नहीं है। ध्यान देगी इतनी बात, जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ में आ रही होगी, है ना। हम तो इतना ही उम्मीद कर सकते हैं ना। चलो तीन चीज के बारे में जानते हैं। एक हम लोग जान लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक हम लोग जान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। और एक हम लोग जान लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ये तीनों के बारे में जान लेते हैं कि इन तीनों का एरिया किस तरीके से निकालना है, वेक्टर तरीका। बाकी तो हम लोग जानते हैं किस तरीके से एरिया निकालना है। अगर वेक्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताइए, तब किस तरीके से निकालेंगे। अब उसके लिए देखो क्या क्या चाहिए। जैसे मान के चलो कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, नाम दे दिया इसका ए बी सी और डी, और बोला कि इसका जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड अगर हम बात करें, मान के चलो कि ये डीसी की बात करते हैं, बोला कि डीसी जो है ए वेक्टर के बराबर है, और जो एडी है ये मान के चलो बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, एक तुमको दे दिया पैरेललोग्राम, बोला कि जिसमें जो एडजेसेंट साइड है दो वेक्टर है, जो एडजेसेंट साइड है वो कितना, दो वेक्टर है, जिसमें से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। अब अगर इसका हमसे एरिया पूछेगा, एरिया को शॉर्टकट में देखो किस तरीके से लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जीएम सिर्फ लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं सिंपल ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है ना। पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग देख रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम का तुमसे एरिया पूछता है तो तुम ये देखोगे कि अगर दो एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि एक साइड ए वेक्टर है दूसरा साइड बी वेक्टर है, तब अगर इसका एरिया निकालना है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है और क्या करोगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, वही क्या हो जाएगा इसका एरिया। या एक और तरीका है इसी का एरिया निकालने का कि हाफ और d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, यानी कि जो इसका डायगोनल है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये भी किसका एरिया बताएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आते हैं। देखो जैसे मान के चलो कि अपने को एक ट्रायंगल दिया ABC, अब बोला कि जिसमें ये जो साइड है BC ये मान लो कि A वेक्टर के बराबर है और ये जो साइड है AB ये मान लो कि B वेक्टर के बराबर है। क्लियर दिख रहा है कि ये एडजेसेंट साइड है। तो बोला कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखना है तो उसके लिए सिंपल 1/2 और A क्रॉस B निकाल लेना है और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा उसी को हम लोग बोल देंगे कि ये एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। इतनी बात समझ रहे हो। इसके बाद है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान के चलो कि एक जो है क्वाड्रिलेटरल हम लोग को दिया इस तरीके से ABC और D, ठीक है। अब मान के चलो कि इन दोनों का डायगोनल हम लोग देख लेते हैं कि एक ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल बनेगा। तो अगर इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसके लिए एकदम सिंपल तरीका है, तुम क्या करो, जो दोनों डायगोनल है AC वेक्टर क्रॉस कर दो BD वेक्टर और इसका क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड। इसका क्या निकाल दोगे, मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना है इतनी बात को। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो उसके बाद इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। बात समझ रहे हो, इतनी बात दिमाग में रहेगी। जब भी हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस B निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताएगा। लेकिन ध्यान रखना है एडजेसेंट वेक्टर जो होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करोगे, A क्रॉस B एडजेसेंट साइड दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में, A क्रॉस B निकालना है, 2 से डिवाइड कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो उसके लिए तुम क्या करोगे, डायगोनल निकालोगे, डायगोनल के बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, वही कहलाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। ठीक है, अब हम लोग जो है आते हैं यूनिट वेक्टर पे, है ना, जिसको हम लोग पिछले क्लास में भी देख लिए थे। आई कैप, जे कैप और के कैप की बात कर रहे हैं, तो पिछले क्लास में देख लिया और हम लोग को पहले से भी पता है कि एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप बोल देते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग along x, y एंड z एक्सिस। अगर इन तीनों के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर देखोगे तो इसके बारे में हम लोग को पहले से पता है। जैसे मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इतना पता है कि इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मिलेगा आई कैप, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मिलेगा जे कैप, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो के कैप है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
ठीक है, ये सब बात पहले से पता है। मेन है कि इसका क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो क्रॉस में पहला काम हम लोग ये करेंगे कि अगर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, मतलब आई को आई के साथ क्रॉस करेंगे तब कितना आएगा, जे को जे के साथ क्रॉस करेंगे तब कितना आएगा, और के को के साथ क्रॉस करेंगे तब कितना आएगा। अब देखो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट देखे हो कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा था। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना के बराबर आ रहा था, 0 के। इसका मतलब आई का आई के साथ क्रॉस करेंगे तो ये 0 वेक्टर के बराबर होगा, जे का जे के साथ क्रॉस करेंगे वो भी 0 वेक्टर या 0 बोल सकते हैं, और के का के साथ भी क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, 0 के बराबर, है ना। इसलिए कि हम लोग को पता है कि देखो जब ये तुम आई क्रॉस आई लिखोगे तो लिखना पड़ेगा हम लोग को आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और इनटू में आ जाएगा साइन। अब पता है कि सेल्फ अगर रहता है तो थीटा का मान होता है 0 डिग्री, और साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखोगे तो आई क्रॉस आई जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि तुम आई क्रॉस आई निकालो या जे क्रॉस जे निकालो या फिर के क्रॉस के निकालो, तीनों का मान क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अब कंपेयर करके याद करोगे, डॉट में हम लोग पढ़े थे कि जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे यूनिट वेक्टर का तो मान 1 आ रहा था, लेकिन जब इसी का तुम क्रॉस निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि अगर आई और जे का अगर हम लोग क्रॉस करें तब कितना मान आएगा। तो एक बार आई क्रॉस जे का जो है देख लो ही करके, डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो आई क्रॉस जे के लिए हम लोग को इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। जे क्रॉस के लिए हम लोग को इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। और के क्रॉस आई के लिए हम लोग को इस तरीके से जाना पड़ेगा। अब अभी जो हम लोग डायरेक्शन मेंशन किए हैं, देख रहे हो कि आई से जे चले, जे से के और के से आई, तो ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, इस तरीके से घूमता है, तो इसके उल्टा चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब भी तुम निकालोगे तो हमेशा मान प्लस में लिखना है, अगर क्लॉकवाइज निकालोगे तो हमेशा मान किस में लिखना है, माइनस में। किस तरीके से, अब जैसे मान के चलो हमको निकालना है आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान जो तुम लिखोगे वो क्या लिखना है, के वेक्टर लिखना है। देखो आई क्रॉस जे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये बराबर किसके होगा, तो ध्यान रखो के वेक्टर के। जो दो लोगे ना तो वो उसका क्रॉस निकालोगे तो वो तीसरा के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम उल्टा कर दें, इसी में हम क्या करें, उल्टा कर दें, कि हम बोल रहे हैं कि जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कितना होगा, तो देखो ये जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज हो गया कि जे से आई की तरफ आ रहा है। बताओ डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया तो आंसर तो के ही होगा, बट इस बार जो है इसमें प्लस नहीं, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। जैसे अगर हम लिखे जे क्रॉस के, अगर हम लिखना चाहें जे क्रॉस के, तो इतना पता है कि देखो जे और के यूज कर लिए तो इसका मतलब आई आने वाला है। अब ये देख लोगे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब मान जो है वो प्लस में ही रहेगा। जस्ट इसका अगर तुम उल्टा कर दोगे तो मान जो है किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम के क्रॉस आई निकालोगे तो पता है कि के और आई यूज करोगे तो इसका मतलब आएगा जे, ठीक है। के क्रॉस आई निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, जे के बराबर। एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो के क्रॉस आई ये आ जाएगा जे के बराबर। लेकिन इसी का उल्टा कर दोगे कि आई क्रॉस के अगर कर दिए तब कितना के बराबर आ जाएगा, माइनस जे के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि आई क्रॉस जे करने के बाद ये के बराबर ही क्यों आ रहा है। जब हम लोग आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो देख रहे हो कि कितना के बराबर आ रहा है, ये के बराबर। के ही क्यों आ रहा है वो देखो। तो देखो अपने को ये पता है कि अगर तुम एक्स एक्सिस मान के चलो, इस तरीके से देखो कि इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमेशा जेड एक्सिस होता है। तो अगर ये आई का डायरेक्शन होगा, ये अगर एक्स का डायरेक्शन ये बोले तो ये अगर आई का डायरेक्शन होगा, ये जे का डायरेक्शन होगा, और ये किसका डायरेक्शन होगा, के का डायरेक्शन होगा। अगर तुम आई क्रॉस जे निकालोगे तो आई क्रॉस जे निकालने का मतलब है इस तरीके से क्रॉस निकालना पड़ेगा, तो थंब ऊपर की तरफ जाएगा। तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में के है। इसलिए आई क्रॉस जे जब निकालते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, के बराबर आ जाता है
है ना। बाकी सबका भी तुम करके देख लेना, है ना। इसी में अगर तुम उल्टा कर दिए जे क्रॉस आई करोगे तो इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, जे से आई की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जा रहा है तो देखो ऊपर वाले को तुम पॉजिटिव माने हो तो नीचे वाले को तुमको निगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए देख रहे हो कि आई क्रॉस जे प्लस के लिए तो जे क्रॉस आई कितना लेना पड़ा, माइनस के लेना पड़ेगा। तो ये सारे देखो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताओ आई क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस जे कितना होता है, के क्रॉस के कितना होता है। और इसमें से तो समझो कि क्या जो है ऑब्जेक्टिव तुमको मिलेगा ही, है ना, किसी एक पर जो है पूछ देगा। ठीक है, दो तीन को एक साथ मिला करके भी पूछ देता है, तो तुमको ध्यान रखना है इतनी बात। चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, है ना। मेन है कि ए क्रॉस बी जो है उसको कि जैसे ए डॉट बी में हम लोग पढ़े थे कि आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखो इतना सीधा नहीं है, इसको थोड़ा सा जो है इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि हम डायरेक्ट जो है इसको क्वेश्चन से ही शुरू करें, है ना। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये क्वेश्चन बताएं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर हम लोग हेडिंग लगाएं तो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया रहे तो उसको हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि इफ ए वेक्टर बराबर मान के चलो दिया आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया मान के चलो 2i कैप प्लस j कैप और माइनस में k कैप, बोला देन फाइंड दो चीज पूछा तुमसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये दो क्वेश्चन पूछ लिया कि ए क्रॉस बी कितना होगा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखो क्या क्या काम करना, मेन इसका प्रोसेस ध्यान रखोगे कि अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ज़्यादा अच्छा रहे कि इसका एक तो फार्मूला जो है इसका डायरेक्ट दिया जा सकता है, बट फार्मूला जो है लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, बड़ा सा जो है उसका फार्मूला आता है। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सॉल्व किया जाए। क्या करना है सो देखो, हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे और के लिख देना है, ये सब में लिखना पड़ेगा। जब भी डिटर्मिनेंट बनाओगे तो हमको लिखना पड़ेगा आई जे और के। उसके बाद देखोगे तो चूंकि हम लोग को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पहले लिखाएगा ए वेक्टर, उसके बाद लिखाएगा बी वेक्टर। अब क्या करोगे कि देखो आई जे के तो पहले लिख दिए, तो अब दोबारा जो है आई जे के लिखने की तो जरूरत है नहीं। तो पहले ए वेक्टर का मान जब लिखोगे तो आई जे के नहीं लेना है, सिर्फ उसके आगे वाला नंबर ले लोगे। जहाँ देखोगे आई के आगे 1 है तो इसके सामने 1 लिखा जाएगा, जे के आगे 2 है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, के आगे -3 है तो यहाँ -3 लिखा जाएगा। बी वेक्टर के लिए लिखना है तो आई को हटा दोगे 2 लिखाएगा, जे को हटा दोगे कुछ नहीं है तो 1, और के को भी हटा दोगे तो यहाँ कुछ नहीं तो -1 आएगा, यानी कि ये 1 और यहाँ आ जाएगा -1। इतनी बात समझ रहे हो। अभी एक डिटर्मिनेंट बन गया। उसके बाद क्या करोगे कि जब इसको एक्सपेंड करोगे, जब इसको तोड़ोगे तो पहला वाला मान प्लस में लेना है, दूसरा माइनस में लेना है और तीसरा वाला प्लस में लेना है। पहला प्लस में, दूसरा माइनस में और तीसरा वाला प्लस में लेना है। अब देखो किस तरीके से चलेगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो पहला चूंकि आई है तो आई वाला प्लस में ले लेना है, पहला वाला प्लस में लेना है। उसके बाद क्या करोगे कि इसके रो और कॉलम को हटा दोगे। रो और कॉलम का मतलब कि आई जो है जिस लाइन पर आ रहा है ना उसको हटा देना। जैसे आई इस वाले लाइन पर आ रहा है तो ये हट जाएगा, आई इस वाले लाइन पर भी आ रहा है तो ये भी हट जाएगा। तो अगर ये दोनों को हटा दोगे ना तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो 2 -3 1 और -1 बचेगा, 2 -3 1 और -1 बचेगा। अगला वाला टर्म देखोगे माइनस में लेना है तो जे कैप, इसके लिए लिखो देखो जे जिस लाइन में है उस लाइन को हटा दो। जे इस वाले लाइन में है तो ये लाइन हट जाएगा, जे इस वाले लाइन में तो ये लाइन हट जाएगा। बचेगा तुम्हारे पास कितना 1 -3 2 -1, 1
-3, 1 - 3, उसके बाद आ जाएगा 2 और -1। अगला देखोगे प्लस में लेना है तो प्लस k कैप। इसके लिए देख लो कितना बनेगा। इसके लिए देखोगे तो k वाला जिस लाइन में, k जिस लाइन में, उस लाइन को हटा दो, ये लाइन पड़ेगा और ये लाइन, तो बचेगा 1 2 2 1 1 2 2 और 1। अब इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का देखो क्या तरीका होता है। पहले हम लोग इसको गुना करते हैं, सब में पहले कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो i जैसे वैसे रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -1 -2 बनेगा। 2 × -1 कितना बन जाएगा, -2। उसके बाद माइनस देना है सब में, ये फॉर्मूला में ही आता है। यहाँ क्या आएगा, माइनस। उसके बाद इन दोनों को गुना करो, -3 और इंटू में 1, -3 बनेगा। क्योंकि माइनस में आ रहा है इसलिए ब्रैकेट दे करके लिखे, -j इंटू कितना बन जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा -1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 बनेगा, यानी कि माइनस और माइनस में 6 प्लस k इंटू ये कितना बन जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1, अब -2 और इंटू में 2 जो है कितना बन जाएगा, 4। तो अपना फाइनल आंसर जो आ जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये बनेगा -3 और -2। एक आएगा, i को 1 से गुना करेंगे i बचेगा। यहाँ -+6, एक घटा दोगे कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, और i j से गुना कर दोगे तो माइनस में 5 j कैप। यहाँ देखोगे तो 1 में से 4 घटा दो तो -3 बचेगा, और बाहर में प्लस है तो -3 k कैप। ये आया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इतना काम करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, ध्यान रखो, भारी नहीं है। कि a क्रॉस b जब भी निकालना है तो तुम एक डिटर्मिनेंट बनाओ, i j k लिखो। a क्रॉस b निकालना है तो पहले a वाला टर्म लिखो, b वाला टर्म लिखो, और फिर डिटर्मिनेंट पे पूरा एक्सपेंड करो। किस तरीके से एक्सपेंड करना है इसको अच्छे से देखोगे, बात समझ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा a क्रॉस b। इसमें देखोगे एक चीज़ कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी पूछा है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और इसका बताना है हम लोग को मैग्नीट्यूड। अब बताओ a क्रॉस b का जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना बनेगा। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो क्या बन जाएगा। a क्रॉस b जब निकाले थे तो i कैप -5j कैप और माइनस में 3k कैप आया। तो जब i को हटा दोगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, प्लस j को हटा दोगे -5 बचेगा तो -5 का स्क्वायर, k को हटा दोगे -3 बचेगा -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 होता है 34, उसमें 1 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 35। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, किस तरीके से अगर a वेक्टर b वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में देता है तो a क्रॉस b कैसे निकालना है, और उसके साथ साथ हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा। अगर ये पूछ देता है कि उसका मैग्नीट्यूड बताइए तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालना है। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग जो है यूनिट वेक्टर वाला ले लेते हैं, ताकि यूनिट वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यूनिट वेक्टर का। लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो बोला फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to perpendicular to each one of the vectors a वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप। a वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप, एंड b वेक्टर बराबर
बी वेक्टर बराबर 2i प्लस में 2j और माइनस में k। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो जल्दी। दो वेक्टर दिया है और बोला कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर हम लोग को बताना है। इसकी बात हम लोग शुरू में ही कर लिए थे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो परपेंडिकुलर है ईच वन ऑफ द वेक्टर्स, मतलब दोनों वेक्टर पर ये क्या रहने वाला है, इस पर भी परपेंडिकुलर रहने वाला है और इस पर भी परपेंडिकुलर रहने वाला है। ठीक है, और इसके लिए बताया दीजिए कि ऐसा वेक्टर जो है जो दोनों पर परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन कैप होगा। और एन कैप के लिए फॉर्मूला बता दिए थे कि पहले हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है और उसी के मैग्नीट्यूड से जब उसको डिवाइड कर दोगे तब हम लोग को एन कैप मिल जाएगा। तो हम लोग का जो पहला काम होगा वो ए क्रॉस बी निकालने का। जो फर्स्ट काम है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर इसको तोड़ोगे तो आई जे और के। पहले ए वेक्टर लिखना है तो 4 -1 3 आ जाएगा। बी वेक्टर लिखना है तो 2 2 और -1 आ जाएगा। अब इसको पता है कि पहला वाला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में लेना है। तोड़ो इसको, कितना बनेगा, आई कैप अगर हम लोग पहले ले लें तो ये कितना आ जाएगा, -1 3 2 -1 माइनस जे कैप अगर हम लोग ले लें तो कितना बनेगा, जे के लिए हट जाएगा तो 4 3 2 -1 4 3 2 -1 और के कैप अगर ले लें कितना बचेगा, के लिए आ जाएगा 4 -1 2 और 2। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, आई -1 और -1 +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे और माइनस आ जाएगा 6 माइनस जे इंटू -4 और माइनस में आ जाएगा 6 प्लस में के, ये आ जाएगा 8। और ध्यान रखो ये -2 आएगा और एक माइनस फार्मूला वाला लगता है तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया। एक में से जो है 1 में से 6 माइनस करोगे तो -5 आई कैप, यहाँ आ जाएगा -10 और बाहर में माइनस है तो +10 जे कैप और ये आ जाएगा +10 के कैप। ये अपने को मिल गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ लिख लेते एक बार कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हम लोग को मिला वो है -5 आई कैप प्लस में 10 जे कैप और प्लस में 10 के कैप। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता दिए। आई को हटा दोगे तो -5 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में फिर 10 का स्क्वायर, आई जे के को हटा करके स्क्वायर करके रूट लगा दो 25 और ये बन जाएगा 100 प्लस में 100 200 शायद के आ जाएगा 225 और ये शायद 15 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट कीजिए कितने का स्क्वायर होता है ये 15 का। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए, कितना के बराबर आ गया 15 के। अब हम लोग को लिखना है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर्स। और उसके लिए सिंपल हम लोग को एन कैप निकालना और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बट्टे में आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लिए 5 आई कैप प्लस में 10 जे कैप और प्लस में 10 के कैप और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए, कितना है 15। 15 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो 5 से काटोगे तो 5 दिया यानी कि 1/3 आई कैप। 10 जो है 10/15 करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 जे कैप और फिर 10/15 करोगे तो 2/3 के कैप। ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर कोई यूनिट वेक्टर पूछता है, परपेंडिकुलर पूछ लेता या हमको बोल देता कि ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर बताइए या बोल देता कि ए क्रॉस बी के एलोंग यूनिट वेक्टर बताइए, तो सब के लिए हम लोग को यही काम करना था। बात समझ रहे हो? सब में क्या निकाल देना है, एन कैप। और एन कैप निकालने के लिए हम लोग को पता है कि पहले हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना पड़ता है, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसी ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड में जब हम लोग उसी जो है ए क्रॉस बी में जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब जाके यूनिट वेक्टर निकलता है। ठीक है,
जल्दी नोट करो इसको। उम्मीद करते हैं कि जितनी बात बताए हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वो सारी बात तुमको समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छे से जो है इसका रिवाइज कर लेना है। इसके बाद जो है तुम बुक उठाओ, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक उठाओ, आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाओ, या फिर आर.डी. शर्मा की कोई भी एक बुक उठाओ। बुक से जो है क्वेश्चन बनाओ, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा, है ना। नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। जितना फार्मूला सब बताया है उसको अप्लाई करोगे, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें डेटा जो है किसी क्वेश्चन में देखोगे डायरेक्ट मेंशन रहता है, किसी में डायरेक्ट नहीं रहता, इनडायरेक्टली रहता है, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, बना करके देखोगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी की बात हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।